हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों फिर से हम आ गए आपके लिए। तो यहाँ पे अभी जो हमारी चल रही है वो है भारतीय इतिहास की घटना चक्र, और चैप्टर नंबर 13 करेंगे। यहाँ से हमारा जो है ना मुगल वंश स्टार्ट हो गया। तो पहला बंदा जो है हम पढ़ेंगे बाबर। देखिए ये जो किस में आता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ना मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और शेयर करिएगा गाइस अगर आपके कोई दोस्त हो जिन्हें घटना चक्र पढ़नी है और उन्हें अच्छी वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरा चैनल, मेरी वीडियोस। ठीक है, और गाइस अगर आपको ना बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र करनी है तो आप जो है ना मेरे ही चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। गाइस मैं दावा कर सकती हूँ कि आपको इस चैनल पे जितनी अच्छी तरह से घटना चक्र पढ़ाई है उतनी आपको बाकी चैनल्स पे नहीं मिलेगी। तो आप एक बार जाके देखिए, 2-3 वीडियोस देखिएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम हर बार क्या करते हैं ना, इंडेक्स पहले दिखाते हैं। तो देखिए हम ने जो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया था। अभी जो है हम चैप्टर नंबर 12 तक हम कर चुके हैं। अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है मुगल वंश में बाबर, राइट। और बाकी भी आप लोग टॉपिक देख लीजिए ना। बहुत लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि हमारे पास इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो ये रहे आपके टॉपिक्स आपके सामने, हमें ये पढ़ना है आगे। ठीक है, तो गाइस अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग ना स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है उससे। नोट्स हैं यहाँ पे, फिर नोट्स के आगे आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। तो कैसे ये मैं हर बार इसलिए बता देती हूँ ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है नए स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है चैनल पे। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत कर चुके हैं हम, उसके बाद हमने विजयनगर साम्राज्य भी देख लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे अभी बात करने जा रहे हैं मुगल वंश की, राइट। तो बाबर की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मुगल शासक वास्तव में क्या है, तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था तुर्क थे। ठीक है, अब यहाँ पे तो जो मुगल शासक थे वो भी तुर्कों की चगताई नामक शाखा के ही थे। ठीक है, अच्छा इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता यानी कि चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, जिसके अधिकार में मध्य एशिया और तुर्कों का देश यानी कि तुर्किस्तान थे। ठीक है, देखिए मध्य एशिया तुर्कों का देश तुर्किस्तान। ठीक है, तो ये जब आप जाते हैं ना मिडिल एशिया में देखते हैं, जहाँ पे उज्बेकिस्तान तुज्बेकिस्तान ये सब आपको मिलेगा, तजिकिस्तान ये सब वो वाला एरिया। अच्छा बाबर का पूरा नाम क्या था यहाँ पे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो गई एक चीज़ और याद रखिएगा कि बाबर का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इनका जन्म कब हुआ है, 14, इतना याद रखें 14 फरवरी, तो किसी को भी याद हो सकता है, लेकिन 1483 याद रखिएगा। 1483 में हुआ था कहाँ पे, फरगना में उमर शेख मिर्जा और क्या है कुतलुग निगार खानम के घर पे हुआ था। अच्छा तो याद क्या रखना है, इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और 1483 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, फरगना में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा पिता की मृत्यु के बाद क्या होता है, लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में, मतलब ये 11 साल के थे, तब क्या होता है 1494 में वह क्या है फरगना के सिंहासन पर बैठ गए। ठीक है, अब ये शैबानी खान ने 1501 यानी आते कुछ 6-7 साल बाद 1501 में सर ए पुल के युद्ध में क्या है बाबर को पराजित कर मध्य एशिया में खदेड़ दिया, यानी कि ये कहाँ पहुंच गए, मध्य एशिया पहुंच गए। ठीक है, तो कब 1501 की कहानी है। तो इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति यानी कि तुलुगमा पद्धति का प्रयोग जो है शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। मतलब दो बंदों के बीच जो है युद्ध हो रहा है, एक हो गया आपका शैबानी खां, एक हो गया बाबर। कहानी है 1501 की। हार कौन रहा है, बाबर हार रहा है। और यहाँ पे क्या यूज किया, क्या पद्धति यूज की शबानी खान ने, तुलुगमा पद्धति, जिसकी वजह से वो जीता है। अच्छा आगे बढ़ते तो अब यहाँ से और 3 साल आगे चलते हैं। तो 1504 में काबुल विजय की, एवं उसके 1-2 साल बाद 1506 में, या फिर हम कह सकते हैं 1507 में, बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई जो उपाधि है मिर्जा का त्याग कर क्या पादशाह धारण की। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि जो इनने कहा कि बाबर जीत गया। कब, 1504 में ना काबुल विजय करी उसने। अच्छा काबुल है कहाँ पे, तो बताइएगा। तो इन्हें काबुल विजय करी, काबुल मतलब कि अफगानिस्तान में। ठीक है, तो वहां पे विजय करने के बाद अब इसने क्या करा ना, जो उसके पूर्वज थे ना वो उपाधि रखते थे क्या, मिर्जा की।
तो उन्हें मिर्जा को त्याग दिया और पाशा उपाधि रखने लगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बाबर की कहानी चल रही है। अच्छा, इसमें लिखा है आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। ओके, तो गई इब्राहिम लोदी, जब हमने ना दिल्ली डायनेस्टी यानी कि दिल्ली सल्तनत पढ़ा था ना, तो उसमें हमने लोदी वंश पढ़ा था सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में जब हमने लोदी वंश पढ़ा तो उसमें भी सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, इब्राहिम लोदी, राइट। तो ये हो गई बात। तो इब्राहिम लोदी और बाबर की ना लड़ाई हो जाती है एंड में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हारता है और दिल्ली मुगल जो है साम्राज्य वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है ना कि जो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का सबसे आखिरी, मतलब लोदी वंश में सबसे आखिरी जो शासक था इब्राहिम लोदी, अच्छा उसके चाचा भी थे जिनका नाम है आलम खां, ठीक है। इतनी सी बात। अब इसमें लिखा है कि उसने जो है दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। मतलब इस बंदे ने क्या किया भैया, ये करता था इससे नफरत, ये ना इससे नफरत करता था इब्राहिम लोदी से, जो उसका चाचा था। अब उनने क्या कहा, उनने कहा भैया लड़ाई होनी चाहिए, किसके किसके बीच में, इब्राहिम लोदी को किसी तरह हराओ। तो इसने किसको बुलाया, तो इनने बुलाया बाबर को। इन्हें कहा भैया आ जाइए आप, और क्या है लड़ाई करिए, इब्राहिम लोदी को हराइए। और ये एक्चुअल में ये राज सिंहासन पर बैठना चाहता था बंदा, ठीक है। अब कहानी क्या हो रही है आगे देखते हैं। अच्छा 1500, हाँ एक चीज़ और, 1500 जो लोधी वंश था ना सबसे लास्ट वाला, वो था 1451 से लेकर 1526। तो गई मुझे ना थोड़ा सा ये सब नंबर बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो दोनों चलता है 1451 टाइप, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड था 1451 से लेकर आपका 1526 का टाइम पीरियड था लोधी वंश, और देखिए 1524 की कहानी चल रही है यहाँ पे। अच्छा 1524 में क्या होता है कि बाबर की चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। मतलब यहाँ पे दो बंदों की कहानी आ गई, बाबर की लड़ाई किस किस से चल रही, मतलब बाबर जो है का शत्रु कौन कौन, इब्राहिम लोदी एक हो गया, और एक पंजाब का गवर्नर था दौलत खां, ठीक है। दो बंदों का नाम यहाँ, और जो चाचा था वो तो अलग से है ही, ठीक है। तो आलम खां, इब्राहिम लोदी, और एक बंदा कहाँ गया दौलत खां। तो ये तो हो गया फ्रेंड बाबर का, ठीक है। ये हो गया एनिमी, और ये भी हो गया एनिमी। चलिए अब यहाँ पे लिखा है सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां, ये पंजाब वाला जो है, दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया, मतलब नहीं आए, ठीक है। तो दौलत खां ने अपने पुत्र क्या है दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन पर से क्या है अपदस्थ कर उसके स्थान पर अपने चाचा यानी कि आलम खां को पदस्थ करने में सहायता, मतलब ये बात हो गई कि ये बंदा है बाबर, राइट। तो चाचा तो पहले से इसके साइड है, ठीक है। अब एक पंजाब का है, कौन था वो, दौलत खां, पंजाब वाला, पंजाब, ठीक है। पंजाब वाला भी क्या है अब ये बाबर के साइड है, चाचा भी बाबर के साइड है। पंजाब वाले का जो बेटा यानी कि दौलत खां का जो बेटा है, ठीक है, दिलावर खां, दिलावर खां भी क्या है बाबर की साइड हो गया। अब ये बेचारा अकेला रह गया यहाँ पे इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये कहानी चल रही है। तो इसने कहा कि बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे जो है मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण, लो भैया एक और बंदा है जिनने बाबर को बुलाया, तो ये था बंदा कहा मेवाड़ के राणा सांगा, इन्होंने भी बाबर को बुला लिया। अच्छा बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कहानी देखिए, हमने कहा ना लोधी वंश 1526 तक का था, ठीक है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है, किस किस के बीच में हो रहा है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हो रहा है 21 अप्रैल 1526। तो ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ये आप पूरा याद कर सकते हैं, 21 अप्रैल 1526, राइट। अच्छा तो किस किस के बीच हो रहा है पानीपत का युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी, मतलब उसके पास अच्छी खासी सुविधाएं थी। अच्छा उसके तोप खाने ने जो है इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया, मतलब बाबर के पास तोपें थी। तो इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी क्या हो गई, पराजित यानी कि हार गई। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। अच्छा फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर जो है बाबर का अधिकार हो गया। चलो बाबर का अधिकार हो गया यहाँ पे, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है 1526 में, यहाँ बाबर आ जाता है, मतलब दिल्ली सल्तनत खत्म होती है, अब मुगल वंश स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट, तो फलस्वरूप क्या होता है कि दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार, अब यहाँ पे लिखा है 27 अप्रैल पे हो जाते हैं। तो 27 अप्रैल 1526 में क्या होता है कि बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इंपॉर्टेंट डे हो गया ये। अच्छा बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। तो भैया ही किया था, तो ये तो भैया इंपॉर्टेंट बात सी हो गई, यानी कि इसने जो ही किया था मतलब पहली बार कहाँ हुआ था, बाबर ने किया था तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग। कहाँ किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। अच्छा कब हुआ था, 1526 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका क्या है, तोप खाना, ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। तो गैस आपको बाबर का तोप खाना भी पता होना चाहिए, और उसको देख कौन रहा था, उस्ताद अली कुली देख रहा था, ये दोनों नाम याद रखिएगा। फिर लिखा है
बंदूकचियों का नेतृत्व क्या है, मुस्तफ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, करा था। तो बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे जो है कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम जो है पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। तो ये भी बात हो गई, फर्स्ट टाइम जो है तोपों का प्रयोग पानीपत की प्रथम युद्ध में किया गया। तो गाइज आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा करी, यानी जिहाद की घोषणा, खानवा का युद्ध, बाबर। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब होता है, 1527 में होता है। हमने क्या बोला था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। अच्छा, तो खानवा का युद्ध तो आपको कैसे याद रखना है कि 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, 1527 में आपका क्या है, खानवा। अच्छा, खानवा का युद्ध 1527 में किस किस के बीच हो रहा है, बाबर राणा सांगा के बीच हो रहा है, और इस युद्ध में राणा सांगा जो है आपका पराजित हो जाता है। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या है, विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। तो इंपॉर्टेंट हो गया, गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण करी है, तो खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, गाजी लिखा है काफिरों को मारने वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह लिखा है, अब 1526 हो गया, 27 हो गया, 28, 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया और युद्ध में क्या है, मेदिनी राय मारा गया। उससे पहले खानवा कौन मारा गया, राणा सांगा, मारा नहीं, पराजित हुआ। ठीक है, अच्छा, चंदेरी का युद्ध कब हो रहा है, चंदेरी के किले पे मतलब युद्ध ही हुआ एक तरीके से कह लीजिए, तो 1528 में, और यहाँ कौन मारा गया है, वो है आपका मेदिनी राय। फिर आता है नेक्स्ट युद्ध, यानी कि 1526, 27, 28, 29 में आ गए, यानी कि चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध हो गया। बाबर महमूद लोदी के मध्य हुआ है और इस युद्ध में बाबर विजय हुआ और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। तो कहानी हो गई इस 4 युद्धों की बात कर ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने ये जो है कहानी को थोड़ा सा मज़ेदार बना दिया बोल बोल के। ठीक है, चलिए, तो गाइस क्या होता है कि मेरी वीडियो ना एक दिन में तो कंप्लीट होती ही नहीं है, एक बार में भी नहीं होती है, बहुत टेक लेने पड़ते हैं, कभी कुछ काम आ जाता है तो कभी कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सेटिंग कर लूँ मैं। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था की थी। मतलब इसने कहा कि भैया बहुत सारे प्रदेश हैं तो अलग अलग तरीके से हम शासन व्यवस्था करेंगे, राइट, जहाँ जैसा सही लगेगा वहाँ वैसा। ठीक है, तो भारत से बाहर क्या लिखा है, बदखशा का शासन हुमायूं, मीर फख्र अली, हिंदाल, मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट सा नहीं लग रहा है। फिर है कामरान को, हाँ तो चलिए यहाँ देखिए, अब कामरान को काबुल, कंदहार एवं मुल्तान का प्रशासन। तो कामरान को काबुल, कंदहार, मुल्तान, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मीर यूसुफ अली को पंजाब। ठीक है, और तो मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया और इसके नियंत्रण में क्या है, भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद, हिसार, फिरोजा सम्मिलित है। तो गाइस इसमें आप एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि पंजाब तो याद रखिएगा ही, ठीक है, और लाहौर ये भी है इसमें। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिसार फिरोजा से लेकर जो है बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी, ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट सा नहीं। तो इस प्रकार बाबर का साम्राज्य जो है बदखशा से बिहार तक हो गया। मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हो गया बदखशा से बिहार तक। ठीक है, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र इसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान इसके साम्राज्य में नहीं था बाबर के। ठीक है, तो इस क्या है, यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के क्या है मतलब शासन में था। ठीक है, मतलब राजपूत शासकों का शासन था कहाँ पे, राजस्थान में। तो गाइस ये याद रखिएगा ना कि जो हम मुगल साम्राज्य कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था इनका। ठीक है, देखिए आप ऐसी भारत का जब ऐसे देखते हैं तो यहाँ राजस्थान वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, यहाँ आप उत्तर प्रदेश और बिहार जरूर मान सकते हैं कि काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सारा ही था। ठीक है, और उसके अलावा आपको कहीं नहीं सुनाई देगा। कभी आपने सुना मुगल साम्राज्य का आपका पहाड़ों पर जा रहे, नहीं सुनाई दिया होगा कभी। अच्छा, मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो बाबर का नाम है बस, ये याद रखिएगा लेकिन। ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं लिखा है। ठीक है, तो इसे तुझके बाबरी, तो इस इंपॉर्टेंट हो गया
या बाबरनामा कह लीजिए, तो बाबर ने स्वयं लिखा है तुझके बाबरी और बाबरनामा, राइट। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है उसमें से एक विजयनगर तथा दूसरे जो है मेवाड़ है। दो राजाओं ने राज्यों का 2 राज्य इनने अपने आत्मकथा में लिखे हैं, एक विजयनगर साम्राज्य था और मेवाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ संस्कृत की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। कौन सी, मतलब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कौन सी भाषा है, तुर्की भाषा। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतर यानी कि अनुवाद करवाया। यानी कि गाइस ये कहा इसने, जो ये बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है वो है तुझके बाबरी या फिर बाबरनामा, उसमें क्या होता है अकबर का रोल ये होता है कि ये इन्हें क्या कराया ना कि जो तुर्की भाषा में लिखी थी इसे फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया। अच्छा, किसके द्वारा करवाया, तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, राइट। आगे बढ़ते तो इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। किसमें, दीवान। क्या क्या करा है दीवान में, इन्होंने पद रचनाओं का संकलन किया है, राइट, तुर्की पद, राइट। तो इसमें लिखा है पद में उसने एक नवीन शैली में यानी कि मुबीयान लिखा, ठीक है, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। तो चलिए ठीक है। तो बाबर की एक रचना क्या है, रिसाले उसज यानी कि खते बाबरी, जिसकी शैली नवीन मानी गई है। अच्छा, तो मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट, यानी कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में मीर बाकी जो कि सेना नायक थे, किसके, बाबर के, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बाबर की कहानी हो गई खत्म दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। यहाँ पे पहला लिखा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां। अच्छा, आलम खां, चलिए डायरेक्ट देखें। हाँ, तो इब्राहिम लोदी से संबंधित थे और वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे, ठीक है। चलो इसकी कहानी देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी को तो हम जानते हैं, लोदी वंश में था सबसे लास्ट में, इसके और बाबर की लड़ाई होती है। देखिए आलम खां कौन है, एक्चुअल में क्या ना इब्राहिम लोदी के ना चाचा थे, कौन, आलम खां, ठीक है। तो उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को क्या किया, भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। मतलब सारी कहानी ना 2-3 लोगों ने गड़बड़ करी है। तो ये हो गया आलम खां, राइट। इनने क्या करा, इनने कहा कि भैया ये जो ना बाबर को बुलाया जाए ताकि ये इब्राहिम लोदी को हराए और मैं जो है सिंहासन पे बैठ जाऊं। तो 1524 में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब, एक बंदा और है, पंजाब के गवर्नर यानी कि दौलत खां के मध्य क्या है, कटु संबंध हो गए, राइट। फिर है सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया। चलिए, तो जिसका दौलत खां ने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। चलो, फिर दौलत खां ने अपने पुत्र यानी कि दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर जो है उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। और बाबर के लिए यह क्या है, स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे क्या मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा का भी निमंत्रण मिला था। मतलब इन सब ने बाबर को बुलाया और कहा कि भैया इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाओ। कौन कौन नाम आ गए गाइस यहाँ पे, हमने जिसने बुलाया है बाबर को, ये हो गया आलम खां, ठीक है। और दूसरा बंदा हो गया दौलत खां का पुत्र था जो कि दिलावर खां, ये भी जाता कहते हैं बाबर को बुलाता है, ठीक है। उसके बाद एक हो गए हमारे जो ये समझदार आदमी है वो है आपके राणा सांगा, ये भी बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा, बाबर को ये विश्वास हो गया कि अब भारत विजय का अवसर आ चुका है। चलिए आ गए। अब लिखा है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, क्या थे, अच्छा, जो गई हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था वो तुर्की थे, ठीक है। और जो मुगल शासक थे ना वो क्या है, चगताई तुर्क थे, ठीक है। आई इसमें देखिए क्या लिखा है, मुगल शासक वास्तव में क्या है, तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे, ठीक है। और इस शाखा का नाम प्रसिद्ध जो मंगोल नेता है यानी कि चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा है, जिसके अधिकार में क्या है मध्य एशिया और क्या है तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया, अच्छा, आंसर है हमारा शैबानी खान ने। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो शैबानी खान ने क्या किया, 1501 में सरेपुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया। और 1501 किसका टाइम पीरियड चला था, 1526 तक लोधी वंश चल रहा था। अच्छा, मध्य एशिया में खदेड़ दिया बाबर को, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या है, उज़्बेकों की युद्ध नीति यानी कि तुलगुमा पद्धति को प्रयोग कर जो है शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध
जो युद्ध लड़ा और बाबर को क्या हरा दिया। अच्छा, किस मुगल शासक ने भारत में क्या लिखा है ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाए? तुलुगमा पद्धति है, ठीक है। तो किस मुगल शासक ने और सॉरी ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया, ठीक है गाइस। तो ये है बाबर। चलिए एक बार समझेंगे, तुलुगमा नहीं है गाइस ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मुगल बादशाह बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था। और इस युद्ध में क्या है, बाबर की सफलता का कारण क्या था? विशाल तोप खाना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, उस्ताद अली कुली। अच्छा, बंदूकचियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुस्तफ़ा, राइट। तो तोप खाने का और बंदूकचियों का, राइट। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब होता है आपका? 1526 में होता है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। अच्छा, बाबर के पास अच्छी खासी सुविधाएं थी, तोप खाने थे, तोपें थी तो तोप खाने ने इस युद्ध में क्या है अच्छा खासा काम किया है, ठीक है। इब्राहिम लोदी की सेना जो है संख्या में तो अधिक थी, लेकिन क्या हुई, पराजित हुई। इब्राहिम लोदी जो है रण क्षेत्र में मारा गया। ओके, तो दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। अच्छा, तो 1526 को बाबर ने अपने आप को क्या बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। चलो आगे बढ़ जाएं। लिखा है बाबर के पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो गाइस यहाँ पे लिखा है आपकी उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है। देखिए, तुलुगमा प्रथा इसमें नहीं, ऐसा नहीं था। घुड़सवार की बात ही नहीं करी हमने, अफगानों की आपसी फूट की भी बात नहीं करी, इनकी सैन्य कुशलता अच्छी खासी थी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब होती है? बार बार लिखा है 21 अप्रैल 1526, राइट। तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। इनकी सैन्य कुशलता के बल पर क्या है, बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या जो है लोदी से कम थी, लेकिन फिर भी क्या है, कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्ण किया, मतलब जीत गए जो भी। तो इसमें लिखा है इब्राहिम लोदी स्वयं क्या है, अनुभव शून्य व्यक्ति था, अनुभव शून्य। अच्छा, बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बारे में करें, वे बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता, बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? यहाँ पे लिखा है, देखिए, कुशल सेना नायक। लिखा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? तो सिंपल है, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर की साइड में तोपें थी। तो लिखा है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया। ये लड़ाई बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। 21 अप्रैल 1526 में हो रही है लड़ाई। और फिर क्या है, बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और बंदूचियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? मुस्तफ़ा कर रहे हैं। परंतु बाबर ने 1519 में क्या है, बजौर पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। मतलब ये है कि भैया पानीपत का प्रथम युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें तोपों का उपयोग जो है पहली बार या बंदूकियों का पहली बार हो रहा है। यहाँ इससे पहले भी हो चुका है 1519 में, और ये है बजौर पाकिस्तान की लड़ाई में, ठीक है। तो भारत में तोपों और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया जाता है। यहाँ बात ये कह दी कि भारत में पहली बार, तो वो हो गया बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। तो किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को? 1526, सिंपल सा आंसर है। अच्छा, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए, अभी तक हम पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़े, ये तो सही है, ठीक है। खानवा का 27 में हुआ था, ये भी सही है। घाघरा का जो हुआ था 1528 आता है ना 27 के बाद, ओके सॉरी, ठीक है। तो चंदेरी हुआ था आपका 1528 में, फिर 1529 में हुआ था घाघरा, राइट। तो बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है गाइस। 26, 27, 28 और ये हो गया 29, ठीक है। तो ये हो गया 28 में चंदेरी, 29 घाघरा, 27, ठीक है। तो आपको रट गया होगा। तो गाइस इसमें कुछ भी, हाँ अच्छा, किस किस के बीच हुआ था ये देख लेते। तो 26 वाला पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी, 27 वाला खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा। अच्छा, राणा सांगा पराजित हुए यहाँ पे, ठीक है। फिर है 29 वाला घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच। फिर 28 का बाबर और मैदनी राय मर गया, मतलब मर जाता है, ठीक है। तो 28 वाला जो है आपका बाबर मैदनी राय के बीच होता है, चंदेरी का युद्ध है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप, अच्छा बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, पहला पॉइंट,
उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई? ओके, बारूद की बात। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। अच्छा, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश यानी कि तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। चलिए, तो कैसे इसमें बताने कौन सा सही है? तो देखिए, मेहराब गुंबद अभी हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, बारूद वारूद हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। और तीसरा आप कह सकते हैं कि जो तैमूरी राजवंश है ना, इसकी ये स्थापना मतलब स्थापित हुआ। तो आंसर है बी, यानी कि 3 सही है। अच्छा, बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ, ठीक है। बारूद जो है 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिरने में इसका जो है प्रयोग, गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। किसका? बारूदों का। हालांकि भारत में तोप बंदूक का जो प्रयोग करने का श्रेय जो है बाबर को जाता है, ठीक है। तोप बंदूक का जो श्रेय है प्रयोग करने का, वो बाबर को जाता है। अच्छा, बाबर की धमनियों में एशिया के दो वीर जातियों का रक्त बह रहा है। अच्छा, तो जो इनकी मम्मी यानी कि माता हैं, माता की ओर से वे क्या है? चंगेज खां यानी कि मंगोल के वंशज हुए, ठीक है। जो मंगोल थे उसमें चंगेज खाते उनकी साइड से उनकी मम्मी थी, राइट। और पिता की ओर से अगर बात करें तो ये तैमूर के वंशज थे, फादर उनके तैमूर से रिलेटेड थे। तो बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, राइट। सिंपल सी बात है। तो तैमूर प्रभु सत्ता के दैवीय अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ता अधिकार में विश्वास करता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी, या दिल्ली सल्तनत की बात हुई। तो बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया है, और हमने इस चैप्टर में इतना पढ़ा भी नहीं। अच्छा, इसमें परंतु बाबर नामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या फिर सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया है। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया जो कि ईंटों से निर्मित है। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी जो रोड़ी की बनी हुई थी। सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेरशाह के काल में गई चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लेना क्या चल रहा है। शेरशाह के काल में नगर के विशाल मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों का निर्माण और संगमरमर और क्या है इसमें रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। अच्छा, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुहना, ठीक है। किलाए कोहना का निर्माण शेरशाह द्वारा 1541 में किया गया। देखिए सारे नाम हम आगे पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। इसके निर्माण में लोधी शैली की जमाली मस्जिद की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद रखी गई है। प्रत्येक मेहराबी द्वारा एक बड़े कक्ष में खुलता है जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया है। तो कहानी ऐसी है कि हम अभी सब कुछ आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा करी? तो ये हो गया हमारा खानवा का युद्ध, राइट। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। खानवा का युद्ध कब होता है? 26 के बाद 27 में। बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। इस युद्ध में क्या है? राणा सांगा पराजित होता है। इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत क्या है? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। अच्छा, तो कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया। अच्छा, गाजी अभी हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था काफिरों को मारने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा ने, ये तो देखिए रिपीट हो रहा है एक्चुअल में। निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है? खानवा 1527 में हो रहा है खानवा, राइट। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लिखा है मेवाड़ के जिस राजा को 1570, अरे बाप रे कितनी बार एक ही क्वेश्चन आता है, ऐसे रिपीट हो रहा है। खानवा के युद्ध में फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन, ये भी बाबर का नाम है, इतना अजीब। तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने डैश नाम रखा। क्या नाम रखा? तो बाबर रखा, ओके। बाबर का पूरा नाम देखिए यहाँ पे लिखा है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जन्म हो गया उनका 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे 1483 को फरगना में हुआ। कहाँ पे हुआ पता होना चाहिए, फरगना में हुआ। उमर शेख मिर्जा और कुदुल्लुक निगार खानम के घर पे हुआ। तो पापा मम्मी का नाम नहीं पूछेगा कोई जल्दी। तो पिता की मृत्यु के बाद, हाँ ये पता होना चाहिए कि पिता आपके तुर्क तैमूर के वंशज थे।
मतलब तैमूर के से रिलेटेड थे, और जो माता थी वो मंगोल चंगेज खां से, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में, मतलब 11 साल की उम्र में 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बार बार हम पढ़ चुके हैं, किस किस के बीच हुआ ये सब भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, बाबर ने अपने को जो है बादशाह घोषित करा, और भारत में क्या है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसमें तो कुछ भी ऐसा था नहीं जो बहुत कठिन हो। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि धारण करी है, पदवी उपाधि की बात। तो ये कहाँ पे करी, काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में है। चलिए यहाँ देखते हैं। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में क्या 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, ठीक है, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। फिर समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथ से निकल गया। भैया 2 जगह शासन कर रहा है, एक फरगना, एक समरकंद, और ये भी जो है उसके हाथ से निकल गया। और बाद में क्या है, काबुल की ओर ये चल पड़ा। अच्छा, 1504 में काबुल में विजय कर ली। तो काबुल में जो है 1506-7 में अपने अनुयायियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा जो धारण की गई उपाधि थी मिर्जा को त्याग दिया, और क्या उपाधि धारण कर ली, पादशाह, राइट। तो कुछ समझ में आया आपको? तो गाइस जितने पे गोले लगे हैं ना, वही है बस कहानी में। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे तो काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश और आधुनिक राजस्थान। तो गाइस जैसे कि हमने पढ़ा था, राजस्थान में तो जितने भी थे राजपूत राजा थे, बाबर यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। तो बाकी का सब सही है, और यानी कि 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। अच्छा, बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अच्छा, राजपूत शासकों का शासक था, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते तो वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो आंसर है हमारा देहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बाबर के जीवन से हमें क्या धैर्य संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कहीं हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं, बाबर का पुत्र, को सलाह दी कि संसार उसका है, और जो परिश्रम, मतलब सरदार उसका है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। तो गाइस कहानी तो मुगलों की इस तरह से है जैसे कि कितना अच्छा काम किया है। चलिए, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है, राज्य का, ठीक है। 2 राज्यों के नाम हमने पढ़े थे, कौन कौन से 2 राज्य थे, एक तो था विजयनगर और एक था आपका मेवाड़, राइट। तो देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उसमें से एक हो गया विजयनगर, एक दूसरा हो गया आपका मेवाड़। तो बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे, काबुल मतलब अफगानिस्तान में है फिलहाल, अभी प्रेजेंट में काबुल में ही थे, तो राणा सांगा यानी कि जो मेवाड़ के शासक थे, उनने क्या है उपस्थित हो, मतलब राणा सांगा ने उपस्थित होकर उनकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी, और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली, मतलब दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो मैं, यानी कि राणा सांगा, इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखे दिए गए संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। चलिए, तो नीचे कथन लिखा है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। चलो सही है। फिर तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ओके। तो गाइस देखिए, पहली बात तो एकदम सही है, तुर्की भाषा में लिखा था। लेकिन जो दूसरी भाषा है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, नहीं मतलब तुर्की नहीं थी, फारसी हो गई थी। चलो देखते हैं क्या है कहानी। तो इसमें लिखा है, मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में लिखा, स्वयं लिखा, जो थी आपकी तुझके बाबरी या फिर बाबरनामा था। तो ये किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किंतु तुर्की जो मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, ठीक है। ये सम्मान किसको, ये सम्मान मिल रहा है किसको, फारसी भाषा को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तुझकी बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो क्वेश्चन हो गया रिपीट। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है आपका मीर बाकी। अच्छा, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया अयोध्या में मीर बाकी, जो कि सेना नायक हैं किसके, बाबर के। कहानी खत्म हो गई गाइस। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, बाबर के पुत्र हुमायूं, उनके पुत्र शेरशाह की बात करेंगे। चलिए आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ सजेशन है आपकी तरफ से तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा गाइस।
क्योंकि उससे क्या होगा कि मुझे पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ या कहाँ पे जो है मुझसे वीडियो बनाने में कमी हो जा रही है। चलो बाकी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।